चलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अभी सप्लाई एनालिसिस जो फोर्थ चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th इकोनॉमिक्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये भी एक बड़ा चैप्टर है, बट अच्छी बात ये है कि अगर आपको डिमांड एनालिसिस क्लियर है, जो कंज्यूमर साइड के बिहेवियर को शो करता है ना, उसके लॉज और प्रिंसिपल्स बताता है, तो ये आपको प्रोड्यूसर साइड के बिहेवियर को शो करेगा। स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। बोलता है, देखो लॉजिकली समझो, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको इन दोनों फोर्सेस को समझना जरूरी है। डिमांड साइड को ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, तो ये बोलने की जरूरत है नहीं। अब सप्लाई की बारी है। सप्लाई भी एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, बिल्कुल सर, 100% इकोनॉमिक कंसेप्ट है। क्या कहता है? टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो सामान बेचेंगे, डेफिनेटली हमें पता रहेगा ना क्या बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर, है ना। गुड्स और सर्विसेज का टोटल अमाउंट जो एक सेलर के पास में है बेचने के लिए, सही है, क्लियर है? सही। या टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफिक प्राइस। यस सर, बिल्कुल राइट है। ये टोटल अमाउंट है, अवेलेबल है सेल के लिए एट एनी स्पेसिफिक प्राइस। डेफिनेटली अगर आप बेचना चाहते हो, सप्लाई करना चाहते हो, तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उसके बिना आप सप्लाई करोगे नहीं। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके तीन कंसेप्ट है। पहला था बेटा आउटपुट। आउटपुट का मतलब, बेसिक मतलब क्या होता है सर? आउटपुट का मतलब होता है आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? ये टोटल क्वांटिटी है जो मैंने एक सामान बना के रखा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सर कब बनाया? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे बनाया, सही है ना। कब बनाया? इन द इकोनॉमी। कब बनाया? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे बनाया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि भैया समोसे कब बने, तो बताएगा ना 1 घंटे पहले बनाया, अभी बनाया। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा परचेज का। दूसरी बात, प्रोडक्शन ही बेसिकली कंजम्पशन को आगे बढ़ाता, लीड्स टू। मैं बनाऊंगा तभी तो लोग कंज्यूम करेंगे ना, और वाइस वर्सा। सो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मींस, जब आप अपने इनपुट्स को, मतलब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो काय में? आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। बेसिकली आउटपुट की डेफिनेशन किस तीन तरीके से मानी जाएगी। आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन कंजम्पशन को लीड्स करेगा, आगे बढ़ाएगा। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मींस इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड। इनपुट का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हो गई आपकी आउटपुट की डेफिनेशन। क्या हो गई? आउटपुट की। अब आ जाइए, आपने माल बना लिया। अब माल डेफिनेटली आप डायरेक्ट तो मार्केट में लेके जाओगे नहीं, आप अपने पास उसको स्टॉक करके रखोगे। जब मार्केट में डिमांड होगी तो उसको सप्लाई करोगे आप। स्टॉक का मतलब क्या है? सामान तो बन चुका है, बोलता है ये भी एक टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो सेलर के पास अवेलेबल है। बिल्कुल है, अवेलेबल तो है ना, दुकान में रखी तो है, गोडाउन में रखी तो है। अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए रखा हो मैंने, कंज्यूम करने के लिए तो रखा नहीं हो। कब रखी? एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी दुकान में, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि आपकी दुकान में इतना सामान है, तो आप साल भर का बताओगे कि उस दिन जितना सामान होगा उतना बताओगे? उस दिन ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। दूसरी बात, यहां तक क्लियर हुआ? टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है सेल के लिए विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये सोर्स ऑफ सप्लाई है। अगर स्टॉक होगा नहीं तो आप माल सप्लाई कैसे करोगे? नंबर 2। दूसरी बात, ये पोटेंशियल सप्लाई है, मतलब आपकी ये औकात बताता है कि एज ए प्रोड्यूसर आपके पास कितना सप्लाई करने के लिए माल है। पोटेंशियल, पोटेंशियल बताता है आपका, कम या ज्यादा। दूसरी बात, अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आप स्टॉक को बढ़ाओगे। तीसरी बात, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल। यस सर, बिल्कुल। चौथी बात, स्टॉक में भी मोर देन सप्लाई। बिल्कुल सर, मैं ज्यादा माल, स्पेशली जो नॉन पेरिशेबल गुड्स है उनको तो सामान रख सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, वो फिक्स होता है और इनइलास्टिक होता है। स्टॉक का मतलब क्या है? सामान रखा हुआ है, फिक्स है, इनइलास्टिक है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, स्टॉक मे बी इक्वल टू सप्लाई 100%। मे बी सर, मे क्यों, शॉर्ट क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी ना ऐसे हर गुड्स एकदम थोड़ी ना खराब हो जाएगा ना। ड्यूरेबल गुड्स में स्टॉक में भी मोर देन सप्लाई चलेगा। तो बेसिक मोटा मोटा क्या हो गया सर? टोटल क्वांटिटी है, अवेलेबल है सेलर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए।
स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई, यही एक पोटेंशियल सप्लाई है। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो स्टॉक बढ़ेगा, विदाउट स्टॉक सप्लाई पॉसिबल नहीं है। स्टॉक में भी मोर देन सप्लाई, स्टॉक फिक्स भी है एंड इलास्टिक भी है। इतना दुकान में माल रखा है मतलब फिक्स है, इलास्टिक इलास्टिक का मतलब क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो कौन लाएगा, सप्लाई लाएगा। कौन लाएगा, सप्लाई लाएगा या प्रोडक्शन लाएगा। सप्लाई मतलब वहां से माल जाएगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम। प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो खुद अपने आप से चेंज नहीं होने वाला। सप्लाई एक रिलेटिव टर्म है। 100% सर, आप अगर माल बेचोगे, फॉर एग्जांपल आप गोडाउन से अपनी दुकान में माल ले जा रहे हो, तो बेचने के लिए ले जा रहे हो एट पर्टिकुलर प्राइस। दुकान से अगर आप गोडाउन से दुकान सामान ले आ रहे हो, तो पर्टिकुलर बेचने का समय होगा, प्रॉपर समय होगा ना। नाश्ता सुबह बनाया जाता है ना, रेस्टोरेंट में नाश्ता कब बनता है, सुबह बनता है ना। और पर्टिकुलर क्वांटिटी में बेचोगे, तो डेफिनेटली सप्लाई रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू टाइम एंड रिलेटेड टू क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं उसको, रिलेटिव कंसेप्ट। एक फोन उठा लोगे बच्चों, बड़ा अर्जेंट लग रहा। क्यों? इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट में फोन करता हूँ। सॉरी गाइस, द वर्ड सप्लाई मीन्स, देखो डेफिनेशन में कितने चेंजेस हैं। द वर्ड सप्लाई मीन्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। तो आ गया ना दुकान में सामान, अब अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल तो स्टॉक में था। ध्यान रखना, स्टॉक में अवेलेबल है, ऑफर्ड है। तो आप माल बेचोगे तो डेफिनेटली माल बेचने का एक प्रॉपर टाइम होगा और एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज गौर के, स्टॉक में प्राइस नहीं था, क्योंकि सामान जमा करके रखने के लिए सुनना प्राइस का कोई रिलेशन है। तो बोलता है जो क्वांटिटी है आपके पास में कम्युनिटी की, उसको आप ऑफर्ड कर रहे हो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। तो मतलब टाइम भी है और प्राइस भी है, ये दोनों एलिमेंट सप्लाई में आएंगे। स्टॉक में सिर्फ टाइम आता है, प्राइस नहीं आता। सप्लाई एक फ्लोइंग कंसेप्ट है। व्हाट इज सप्लाई फ्लोइंग कंसेप्ट, एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आपसे पूछूंगा कि आपने साल भर में कितना सामान बेचा। साल भर का मतलब क्या होता है ना, फ्लोइंग, साल भर में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ा ना बताओगे मुझे कि आपने 31 मार्च को इतना सामान बेचा है, 31 मार्च मैंने इतना माल की बेचा। ये एक टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जो फॉर्म प्रोड्यूस भी करती है, ऑफर भी करती है सेल करने के लिए, कहां पर, मार्केट में। ओवर आ देखो, आगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अ डे और ए वीक और ए मंथ और ए ईयर। सो इट्स अ फ्लोइंग कंसेप्ट। स्टैटिक इज ए इलास्टिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट है ना, वो माल वहीं का वहीं रखा हुआ है। इसका डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ लेना नोट से, वो एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है। पॉल सिमिल्सन साहब कहते हैं सप्लाई का जो रिलेशन है वो किससे है, मार्केट प्राइसेस से है, अमाउंट ऑफ गुड्स से है, प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। इतने ध्यान देना, कितने प्राइस पर कितना सामान आप बेचना चाहते हैं, जैसे याद करोगे पॉल सिमिल्सन की डेफिनेशन। सप्लाई का रिलेशन किससे है, मार्केट प्राइस से, अमाउंट ऑफ गुड्स से, प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होगा, कितनी क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी मैं बेचने के लिए विलिंग हूं, मैं बेचने के लिए एबल हूं, कहां पर, बोलो 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 बोलो, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। ये भी इसी डेफिनेशन में आती है, चलो। क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी को अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपकी इच्छा भी होना, आपके पास वो सामान भी होना, एक गिवन प्राइस होना और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना। सप्लाई स्केड्यूल, जैसे कल मैंने डिमांड का स्केड्यूल पढ़ाया था, वैसे सप्लाई का है। सप्लाई स्केड्यूल भी क्या होगा, याद करते आप बोलते चलो अब, क्या है बेटा, स्केड्यूल बढ़ाया मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। ये भी एक रिलेशनशिप शो करेगा, जैसे डिमांड और प्राइस में था, वो रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल, जो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का नाम क्या है, प्राइस है। दूसरे वेरिएबल का नाम क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड है। डेफिनेटली ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, तो यहाँ पर माल बेचने पर विश्वास किया जाएगा। रैशनैलिटी क्या बोलेगी, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा माल बेचो, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने हैं। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या कहता है, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी है जो प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई है एट पर्टिकुलर प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद हो गया, देखो ये आपने देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल है, डिपेंडेंट है। लोअर द प्राइस है तो लोअर द सप्लाई है, हायर द प्राइस है तो हायर द सप्लाई है। ये लिखना है आपको, याद भूलना मत। इसका हम लोगों ने एक डायग्राम बना लिया बेटा। डायग्राम कैसे बताएंगे हम, स्केड्यूल के थ्रू बताएंगे, है ना, कर्व के थ्रू बताएंगे। आपने 10 रुपए पे कितना माल बेचने की कोशिश की, सो ये विलिंगनेस है ना आपकी, 20 रुपए पे 200। और ये आपकी डायरेक्ट रिलेशन बनती जा रही है, जब दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। के सामने पेश है, अपवर्ड जा रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या कहता है बेटा, ये भी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इजी है। जहां डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को सब प्रोड्यूसर, वहां अ प्रोड्यूसर था ना, यहाँ ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट, बोलो, डिफरेंट प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है यार।
यहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर आ जाएँगे, एक से ज़्यादा सेलर आ जाएँगे, है ना? डेफ़िनेटली एक सेलर ए है, एक बी है, एक सी है, ₹10 पे तीनों मिलके कितना बेच रहे हैं? 600 हॉरिज़ॉन्टल सबमिशन से आता है, आपको ये बात पता है, हॉरिज़ॉन्टली ऐड करो, आपको मार्केट सप्लाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है? वी कैन से दिस कि इसका जो लोएस्ट है, वो इंडिविजुअल सप्लाई के हाईएस्ट से भी ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाई मार्केट सप्लाई इज़ ऑलवेज़ हायर देन इंडिविजुअल सप्लाई। आपको भूलना नहीं है और ये भी याद रखना है आप लोगों को कि मार्केट सप्लाई के हिसाब से ही सरकार अपनी पॉलिसीज़ बनाता है ना, ठीक है? ध्यान रखना। इसका भी डिफरेंस बिटवीन देख लेना आप लोग। ये बहुत ईज़ी है, भूलना नहीं है। मार्केट सप्लाई कर्व क्या कहता है बेटा? इसमें जो टोटल आया था ना वहाँ पर, वो टोटल को हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस में। देखो ना 300, 600, 900, 600 से हमने स्टेप ₹10 में कितना माल बेचा उन लोगों ने? 600 एंड देन वाई आगे बढ़ते जाएगा वो। ₹20 में कितना है? 900 आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर भी पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड है, याद कर लेना। वाई एक्सिस में क्या है? प्राइस है, एक्स एक्सिस में क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड है, सप्लाई कर्व किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसको पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। प्राइस डिटर्मिनेंट जैसे डिमांड के थे वैसे यहाँ पर है। प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिल्कुल सर 100%। मेरी एज ए सेलर मेरी विलिंगनेस है कि मैं ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सामान बेचूं और कम प्राइस पर कम सामान बेचूं, बिल्कुल सर। इसलिए कौन सा रिलेशन कहा जाता है? डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है? यस सर। स्थिति ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे पास टेक्नोलॉजिकल होगी, अगर मेरे पास एक बेहतर मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, मेरे पास मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा 100%, जिससे मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगा। यस 100%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरी लैंड लेबर कैपिटल की जो कॉस्ट है वो कम होती है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर वो बढ़ती है तो सप्लाई कम होगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है ना, तो मैं कम कॉस्ट पर ज्यादा बेचना चाहूंगा। अगर मेरे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, माल बना तो लिया बट बेचने के लिए क्या नहीं है बताइए? जाने के लिए क्या नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन। माल बना तो लिया बट लोगों को बताने के लिए क्या नहीं है? कम्युनिकेशन। माल बनाना चाहता हूँ बट मेरे पास अवेलेबिलिटी किसकी नहीं? पावर। अगर ये सब चीजें होती हैं तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेंगे और सप्लाई को भी अफेक्ट करेंगे, और नहीं होंगी तो उसको भी अफेक्ट होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अगर सरकार सब्सिडी देती है, सरकार आपको कंसेशन देती है, आपको टैक्स हॉलिडेज देती है, आपके लिए लिबरलाइज पॉलिसी बनाती है, इनकरेज पॉलिसी बनाएगी तो सप्लाई बढ़ेगा, अनफेवरेबल पॉलिसी बनाएगी तो सप्लाई कम होगा। क्लियर है? नेचुरल कंडीशन आपको पता है बात, स्पेशली किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। सर नेचुरल कंडीशन पर भी बेस्ड रहते हैं, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा मानसून है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो उससे आपकी अच्छी खेती होगी, अच्छी कटाई होगी और उसका प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। अनफेवरेबल होगी, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, तो डिक्रीज इन सप्लाई होगा। स्पेकुलेशन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं बच्चों। अगर आपको ऐसा लगता है आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप करंट प्राइस पर कम सप्लाई करोगे, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है, जो ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो इसी को तो स्पेकुलेशन कहते हैं ना। ये उम्मीद से कि आगे जाके प्राइस बढ़ेगा। इसको उल्टा कर दो, आगे जाके अगर प्राइस कम होने वाला है तो आप अभी बेच दोगे, ये सोच करके कहीं आगे कम ना हो जाए। इसी को कहते हैं स्पेकुलेशन। क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन। भूलना नहीं है। अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है? आप किस मार्केट में सप्लाई कर रहे हो? आप मोनोपोली में सप्लाई कर रहे हो, आप मोनोपोलिस्टिक में सप्लाई कर रहे हो, आप ओलिगोपोली में सप्लाई कर रहे हो, या परफेक्ट मार्केट का हिस्सा हो, है ना? दूसरी बात, आप जो सप्लाई कर रहे हो उसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट गुड्स मार्केट में बिक रहे हैं उनका प्राइस क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है आप लैपटॉप बना के बेच रहे हो और मोबाइल की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से मोबाइल महंगे हो रहे हैं, उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो क्यों ना मोबाइल भी ट्राई किया जाए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा माल बाहर बेचा जाएगा तो डेफ़िनेटली देश में कमी हो जाएगी, है ना? मगर बाहर उसके पैसे आ जाएँगे फ़ॉरेन करेंसी, ठीक है? अगर रॉ मटेरियल लेके इंपोर्ट करके आप सामान बना रहे हो और रॉ मटेरियल महँगा हो रहा है इम्पोर्ट ड्यूटी की वज़ह से, तो आपका गुड्स में आपके प्रोडक्शन महँगा होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी, उनके आपस में रिश्ते अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अवेलेबिलिटी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सही है? लॉ ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद तुरंत याद कर लेना बेटा। इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। यस सर, ये फंडामेंटल लॉ है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक फंडामेंटल लॉ है, उसी ने लिख दिया लाइक लॉ ऑफ डिमांड। इसको भी कौन चाचा ने इशू किया है, इंट्रोड्यूस किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने अपनी फेमस बुक में। मेरे साथ बोलते चलो, आप लोग भी हैं मेरे साथ बोलते चलो और बार बार वीडियो देखते रहो, जिससे आपको चीजें याद हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो जो मैं डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूँ सब नोट से पढ़ लेना, क्योंकि 6 नंबर के आते हैं और एग्री डिसएग्री में ही पूछेगा। जो कब पब्लिश हुई थी? 1890 में पब्लिश हुई थी। वो क्या शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड की। उस रिलेशनशिप का नाम क्या है बेटा? फंक्शनल रिलेशनशिप है। स्टेटमेंट क्या कहता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि आपकी विलिंगनेस क्या है? ज्यादा प्राइस पर ज्यादा बेचना, क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो। हायर का अपोजिट क्या होगा? लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोलिए बोलिए। लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, मोर और लेस। सिंपल वर्ड्स का मतलब क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। लॉन्ग आंसर आएगा तो ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको, स्टेटमेंट, सिंपल वर्ड्स।
सिंबॉलिकली भी आपको देखना पड़ेगा, एस सप्लाई ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। बिल्कुल सर, डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर डिपेंड है ये लोग। अजम्पशंस पे आ जाते हैं, बहुत इजी है अजम्पशन। लॉ सप्लाई क्लियरली कहता है, अगर आप इस लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल करना चाहते हो, वो क्या बोलता है, मोर विल बी सप्लाई एट हायर प्राइसेस। कुछ आपको आपके डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट अज्यूम मानना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको ये कांस्टेंट मान के चलना होगा कि नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट ये तो आपको पता है रियलिटी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होती रहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। बट वो बोल रहा है देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर चेंज आया किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो उसका अफेक्ट करेगा वो आपके प्रॉफिट्स को। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब आदमी के प्रॉफिट्स अफेक्ट होते हैं ना, तो फिर वो कम बेचने की कोशिश करता है, बोलता है पहले कुछ रिकवर कर लूं फिर ज्यादा बेचूंगा। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेक्निक आप पहले यूज कर रहे थे आज भी वही कर रहे हो, लॉजिक क्या है सर उसके पीछे, क्योंकि अगर आप इंप्रूव टेक्निक यूज करोगे उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सही है ना, ये भी बेटर है ना। तो अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो बेटर है, बट इसका एक बहुत ही खतरनाक assumption है कि आपने सप्लाई को बढ़ाया बट आपका प्राइस सेम है। यार टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, बट वो बोल रहा है कि आपने सेम प्राइस पर ज्यादा माल बेचा बेहतर टेक्नोलॉजी यूज करके, तो assumption ही हुआ ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके प्राइस को बढ़ाता है। सही है ना। आगे बोल रहा है, नो चेंज इन वेदर कंडीशन, बोलता है अरे बाप रे, नेचुरल कैलेमिटीज ये सब डिक्रीज करती है सप्लाई को, तो मान के चलो कि सब कुछ फेवरेबल है। एग्जाम्पल जरूर लिखना है जो होती है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि अगर सरकार की पॉलिसी, इसका मतलब ये सर क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि जो है वो हमारे फेवर की है, सामान के चलना है, क्योंकि ये सब आपको अफेक्ट करेंगे ना, 100% सर, 100% अफेक्ट करेंगे। नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको तो पता है ना, अगर आपको बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए तो आपको तो पैसे खर्चा करने पड़ेंगे, तो मगर वो क्या बोल रहा है, आप बेटर ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो बट एट द सेम प्राइस। ठीक है, बोलता है ना उनकी परिस्थितियों में चेंज आया ना उनके कॉस्ट में, वो तो होता नहीं ना पॉसिबल, बट मान के चलना पड़ रहा है। आप जो बेच रहे हो ना, और जो मार्केट में बाकी चीजें बिक रही हैं, बोलिए, बोलता जो मैं बेच रहा हूँ बेस्ट है, क्योंकि अगर बाकी चीजें जो बिक रही हैं मार्केट में कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, अगर वो बेहतर हो गई तो फिर मैं अपने रिसोर्सेज को वहां ट्रांसफर कर दूंगा, और फिर ये जो लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं आएगा। ठीक है, नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, लॉ ऑल्सो अज्यूम करता है कि सेलर को एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर सेलर ने एक्सपेक्ट किया तो फिर क्या होता है, ज्यादा प्राइस पर आप कम बेचते हो ये उम्मीद करके कि ज्यादा और आगे बढ़ेगा तो बेचूंगा। 7 असम्पशन है, भूलना नहीं है। असम्पशन के बाद में डायग्राम है, इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, आपको पता है ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है। यहाँ से लिखते हुए पढ़ना है आपको कि 10 पर 100 सप्लाई एंड आगे बढ़ते जाएगा 20 पर 200 एंड 50 पर 500, ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है। आपको ग्राफ के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, आपको पता है अपवर्ड स्लोपिंग है, बराबर है ना, और पॉजिटिव स्लोप कहते हैं सेम लोग। सही है, ये सब शब्द मिलेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, जो लॉ ने कहा उससे अपोजिट होने वाला है। मैं आपको कई बार ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहला एग्जांपल है सप्लाई ऑफ लेबर, इस पे एग्री डिसएग्री का भी क्वेश्चन आ सकता है। सर लेबर का मतलब यहाँ मजदूरी है, बिल्कुल यहाँ मजदूरी है, पर इसको किस तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत ईजी है। आप लोगों के लिए यहाँ बोला गया है कि एक वेज रेट होता है, मतलब आपको जो वेजेस मिलेंगे, एक होता है आपका नंबर ऑफ आवर्स, बहुत ईजी है, मैं दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको मान लीजिए 100 रुपए मिल रहे हैं, उस पर आप 6 घंटा काम कर रहे हैं, 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स का लेबर जा रहा है आपका, सही। फिर आपको 150 रुपए दिए गए, क्योंकि सामने वाले को काम करवाना था तो बोले पैसे फेंको, तो आपने 8 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो गरीब आदमी होता है उसकी एसेंशियल्स की डिमांड ही इनफ होती है, तो वो 150 रुपए से भी बेचारा खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा वेज रेट का और क्वांटिटी ऑफ लेबर का, मजदूरी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, बिल्कुल सर, 100% डायरेक्ट है। फिर लेबर को ऐसा एहसास हुआ कि यार अगर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना ज्यादा दिन काम किया जाए, ज्यादा दिन काम करने के लिए मुझे अपने नंबर ऑफ आवर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी मैं ज्यादा दिन काम कर पाऊंगा। तो जैसे ही उसे 200 रुपये ऑफर हुए, एक लिमिट के बाहर वेजेस गए, तो उसने अपने नंबर ऑफ आवर्स को कम कर दिया, जिससे उसके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाए और वो ज्यादा पैसे कमा पाए ज्यादा दिन रुक कर। तो अब ये तो इन्वर्स रिलेशन हो गया कि वेजेस बढ़ गए और सप्लाई ऑफ लेबर इन्वर्स हो गया, और ऐसा होता है, जो डेली वेजेस वाले हैं ऐसा कोशिश करते हैं करने की। इसको अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो वो बहुत इजी जाने वाला है। आप यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका वेजेस, वेज रेट, यहाँ पर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ आवर्स, आपको पता है 100 रुपए पर आपने 100 रुपए पर 6 घंटे काम किए, डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल सर, है ना। फिर आपने 150 रुपए पे 8 घंटे काम किया, 100% सर। फिर जैसे ही आपको ऐसा लगा इनफ है यार, बहुत पैसे मिल गए, सामने वाले ने आपको और लालच दी,
₹200 की। तो आपने सोचा क्यों ना नंबर ऑफ आवर्स को रिड्यूस किया जाए, जिससे नंबर ऑफ डेज़ बढ़ जाएँगे, ज़्यादा पैसे कमाने का मौका होगा। तो ₹200 पे आपने 7 घंटे काम किया, दिख रहा है? कम कर लिया नंबर ऑफ आवर्स को, ना? ये आ गया आपका ऐसा, दिख रहा है? तो ये जो स्लोप था, जो अपवर्ड जा रहा था, वो सडनली क्या हो गया? बैकवर्ड। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, है ना? जो अपवर्ड जा रहा था सडनली बैकवर्ड हो गया बिकॉज़ ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेज रेट एंड सप्लाई ऑफ लेबर। क्योंकि उसे ऐसा लगता है ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं तो क्यों ना लेस वर्क करूँ, लेस वर्क करूँगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा दिन काम करने मिलेगा। क्योंकि लाइन लिखिए भूलना मत। सही है? एक समय के बाद उनको ना ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का यही तरीका है कि कम काम करो, उससे आपको ज़्यादा घंटे काम करने को, ज़्यादा दिन काम करने को मिलेगा। ये सब लाइनें लिखनी है, भूलना मत। ये एक एक्सेप्शन हो गया। बिल्कुल सर, ये डायग्राम बना हुआ है, आपने भी बना लेना है, समझ लेना है, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। अब आ जाइए आप लोग एग्रीकल्चर गुड्स, जो पूरी तरीके से डेफिनिटली एक स्पेसिफिक सीज़न में बनाए जाते हैं। अगर अगर ये वेदर कंडीशन खराब हुई, तो आप चाह के भी आप तुरंत तो प्रोड्यूस कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने में समय लगता है। तो बोलता है अगर अनफेवरेबल चेंजेस आए, बाढ़, भूकंप जैसी कोई चीज़ आती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बट उसके प्राइसेज़ क्या हो जाएँगे? बढ़ जाएँगे। तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना। अर्जेंट नीड फॉर कैश, जब किसी भी बिज़नेसमैन को बहुत ज़्यादा कैश की नीड होती है, तो वो बोलता है भाई मुद्दल में खरीद ले, जितने में मैंने खरीद के लाया उतने में खरीद ले, बट खरीद ले कम से कम। वो कभी-कभी मार्केट प्राइस से कम में भी बेच देता है बिकॉज़ वो कैश की नीड है, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। पेरिशेबल गुड्स, आप देखते हो सब्ज़ी वालों के पास जाते होगे, सुबह जाओगे तो सीना तान के बैठेंगे, शाम को जाओगे तो सीना छुपा के बैठेंगे और बोलेंगे भैया जितने में ले जाना है ले आ लो, क्योंकि उनको लगता है कहीं आगे ये सामान हम घर कैसे लेके आएँगे, खराब हो जाएगा। अवॉइड लो। रेयर आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? जैसे वो प्रीशियस पेंटिंग्स होती हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, आपने आईपीएल के ऑक्शन की बात सुनी होगी। अबे तुम कितना ही प्राइस बढ़ा दो, सप्लाई तो उतना का उतना ही रहेगा ना, क्योंकि रेयर है, तभी तो रेयर बोला जा रहा है। हाँ, तो इट इज़ लाइक दिस, कि अब रेयर आर्टिकल है, उसकी क्वांटिटी एक है, भले आप उसको कितना ही प्राइस बढ़ाओ, उसके सप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं वर्टिकल स्लोप। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वेरिएशन और चेंज, वेरिएशन मैंने कल ही पढ़ाया हूँ। वेरिएशन का मतलब क्या होगा? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बिल्कुल सर, 100%। इसमें भी 2 पार्ट है, पहला एक्सपांशन है जिसमें बोलो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, और अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट आएगा स्लोप में। यहाँ पर सर एक ही कर्व आएगा, कर्व एक ही आएगा, स्लोप तो आएंगे। फिलहाल ये जो कर्व है, सप्लाई कर्व है, इसमें स्लोप कैसा आ रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग आ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। सर ऐसा होता है कि दिवाली के टाइम पर वो कोशिश करते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वाले, राशन वाले के भी ज्यादा प्राइस हो रहा है, क्योंकि दिवाली का समय पे सब कंज्यूम करते हैं, तो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सामान भेज दिया जाता है, बेटर होगा अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या लेना देना बाकी चीजों से, भूलना नहीं है। फॉर डायरेक्शन है, सेम सप्लाई कर्व है, एक्सपांशन बोला जाता है इसे, और प्राइस यहाँ पर बढ़ रहा है, भूलना नहीं, ये सब पॉइंट्स आने चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों, मेरे बच्चों? जब जैसे ऑफ सीजन आता है तो अपन कोशिश करते हैं कम प्राइस है तो कम बेचें, ज्यादा ना बेचें, क्या करेंगे, ज्यादा सामान रख के ना। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशन है, कम प्राइस पर कम बेचा जा रहा है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डाउन मूवमेंट आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। आप गौर से देखो, सप्लाई कर्व अभी भी वैसा है, सिर्फ काय में फर्क आ गया, एयर में फर्क आ गया। तो सप्लाई कर्व सेम है, सिर्फ मूवमेंट में चेंज आ रहा है। काय में चेंज आ रहा है? मूवमेंट है। तो कभी-कभी तो ऐसा भी होगा ना, डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, सेम सप्लाई कर्व आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। चेंजेस का मतलब क्या होगा? अदर फैक्टर्स की वजह से। आप एग्जांपल दे देते हैं, कोविड क्या था? अदर फैक्टर था। बाढ़, डिमोनेटाइजेशन क्या था? अदर फैक्टर था। एलपीजी क्या था? अदर फैक्टर था। अगर अदर फैक्टर की वजह से राइज इन सप्लाई हो रहा है और प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट है। प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ इनपुट, टैक्स रेट गिरता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आता है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा? शिफ्टिंग होगी। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं ओरिजिनल कर्व से। प्राइस को मान लो कांस्टेंट है, प्राइस हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, तो क्यों ना ज्यादा माल को सप्लाई किया जाए। तो सप्लाई कर्व किस तरफ गया? यहाँ मूवमेंट हो गई, शिफ्टिंग हुई, राइटवर्ड शिफ्टिंग, ओरिजिनल सप्लाई कर्व से। बिल्कुल सर, 100%। आउटवर्ड शिफ्ट कहते हैं इसको हम लोग, राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, राइट गया और इंक्रीज इन सप्लाई भी कहा जाएगा सर। डिक्रीज का मतलब क्या होगा? डिमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसी आ गई, कोविड में जैसे लॉकडाउन लगा तो वो हो गया, हाई टैक्सेशन रेट आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके बस के बाहर है, जैसे टैक्स रेट बढ़ गए, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। भूलना नहीं है, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, वो बेटा किस तरफ होगी? लेफ्ट वर्ड्स होगी, जिसको हम लोग बोलिए 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 इनवर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्ड्स भी कहते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई, भूलना मत। एक्सपांशन, कॉन्ट्रेक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज, वेरिएशन और चेंज, इन सब में डिफरेंस बिटवीन आता है, जरूर पढ़े और आएगा ही आएगा। सेम डिमांड वाले में भी है, उसमें भी आएगा ही आएगा।
अब आ जाइए आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जिसका नाम है कॉस्ट और रेवेन्यू कंसेप्ट। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एक एक्ट ऑफ प्रोडक्शन करता है तो उसको बहुत सारे इनपुट की जरूरत पड़ती है। उसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, लेबर हायर करना पड़ता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको खरीदने के लिए, हायर करने के लिए उसको बहुत सारे इनपुट पर पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट का ही मतलब क्या होता है? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को वेजेस दोगे, रॉ मटेरियल पे प्राइस पे करोगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करोगे। यही क्या होता है? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको जरूरी है आउटपुट को बनाने के लिए। अब 3 प्रकार के कॉस्ट होते हैं, बहुत ईजी है। जो टोटल कॉस्ट है उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। इसने बियर किया है फर्म ने। क्या हायर करने पर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। क्यों हायर कर रहे हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जमीन लूंगा, बिल्डिंग लूंगा, मशीन लूंगा, लेबर को हायर करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, तो ये जमीन बिल्डिंग वाले खर्चों को हमने फिक्स कॉस्ट कह दिया। इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन खर्चों को हमने वेरिएबल कॉस्ट कह दिया। फिक्स और वेरिएबल को जब मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होगा? जो फिक्स फैक्टर्स पे लगाया जाएगा। जमीन खरीदा आपने, जमीन खरीदा, अभी तक आपने कोई भी आउटपुट नहीं बनाया, बट जमीन पे तो खर्चा लगेगा, मशीन पे खर्चा लगेगा। जो रेंट होता है वो फिक्स कॉस्ट के दायरे में आ सकता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होता है, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। रेगुलरली बियर किया जाएगा। सही है। रिकरिंग भी कहा जा सकता है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने, बहुत ईजी है, इसको पर यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 10 पेन बनाई, इसका टोटल कॉस्ट है 100 रुपए। तो हर पेन कितने की है? तो आपको पता है 100 बाय 10 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10, मतलब हर पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपए। टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो, है ना? ये इसका इंडिकेशन है, भूलना मत। एवरेज कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी। ये एग्जांपल है, आपको एग्जांपल समझ जाएगा जैसे मैंने समझाया वैसे ही है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो आप एडिशनल प्रोडक्शन करते हो, जैसे त्योहारों के टाइम पर होता है, वेडिंग सीजन होते हैं, जो भी आपका ऑन सीजन होता है, जो एडिशनल वन मोर यूनिट जो आप बना रहे हो, जो पिछली बार से ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 यूनिट बनाई थी, उसकी कीमत थी 100 रुपए। अब आपने 11वीं यूनिट बनाई, टोटल कीमत जो होगी वो 120 रुपए होगी। तो 11वीं की कीमत कितनी है? सर 11वीं की जो, पहले बताओ, 120 टोटल अभी की कॉस्ट है। पहले की कॉस्ट कितनी थी? 100। कितना हो गया? 20। तो 20 11th वाली यूनिट का प्राइस होगा। तो नए वाले कॉस्ट को हमने पुराने वाले कॉस्ट से क्या किया? माइनस। नए वाले कॉस्ट को हमने पुराने वाले कॉस्ट से माइनस किया, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, है ना? ला ना, बोलो। लास्ट यूनिट को हमने प्रीवियस यूनिट से माइनस किया। यहाँ लिखा है प्रीवियस यूनिट, सॉरी। आ गया। इसका डिफरेंस बिटवीन आता है एग्जाम में, है ना? नोट से याद से पढ़ लें। रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? सर ये रिसिप्ट है, ये पैसा है जो बिजनेसमैन ने कमाया है, क्या कर कर? सेल कर कर। काय पर सेल किया? गिवन प्राइस पर। देखो सर, रिसिप्ट है, फॉर्म ने कमाया है, सेल कर कर, क्वांटिटीज ऑफ गिवन प्राइस पर। रेवेन्यू के 3 कंसेप्ट है। रेवेन्यू का पहले फॉर्मूला समझ लो। जो टोटल सेल्स है वो हासिल की फर्म ने, क्या कर कर? गिवन प्राइस पर, बेच पर। टोटल सेल्स है जो फर्म ने हासिल की गिवन प्राइस पर, बेच पर। तो ये आपकी इनकम भी कही जा सकती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आपने कितने रुपए में कितना सामान बेचा, आपने कितने रुपए में कितना सामान बेचा, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। ये सब एग्जांपल लिखने हैं। जितने भी एग्जांपल है सब कोट करने हैं आपको। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 रुपए में 10 क्वांटिटी बेचा, तो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हो गया बेटा? 100 रुपए। तो आपने पर यूनिट पे कितना कमाया, तो आपको टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी आ जाएगी। तो आपने हर यूनिट पे कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। तो टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? एडिशनल यूनिट बेच के आपने कितना पैसा कमाया। जो टोटल रेवेन्यू में ऐड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में ऐड होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा यूनिट बेच के आपने क्या कमाया, एक्स्ट्रा यूनिट बेच के आपने क्या कमाया। फॉर्मूला मत भूलना, टोटल टी आर एन माइनस टी आर एन एथ माइनस वन, है ना? ये आपकी लास्ट यूनिट का रेवेन्यू है, ये आपकी प्रीवियस यूनिट का रेवेन्यू है। इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के 20 टेबल बनाने पर आपको रेवेन्यू कितना मिला? बेचने पर 4000 रुपए। 21वें टेबल का टोटल रेवेन्यू, 21 पूरे 21 टेबल का टोटल रेवेन्यू कितना है? 4200। तो 21st टेबल पे कितना रेवेन्यू आया? तो जो आपका टोटल रेवेन्यू नया वाला है और जो पुराना वाला है, आपने उसको जब माइनस किया तो 200 रुपए 21वें टेबल को बेचने पर आया। इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ के आना। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट सेल्स, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट गुड्स को बनाने में, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू जो आपने एडिशनल यूनिट बेच के कमाया। इस टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, जो इनकम है प्राइस पर सामान बेचकर अर्न की, इनकम है जो प्राइस पर सामान बेच के अर्न की, है ना? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। खत्म हो गया चैप्टर। जबरदस्त रिवीजन करो, जल्दी से बताओ मेरे को चीजें समझी कि नहीं समझी, और याद कर लो पूरे चैप्टर्स को कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े बेटा। बताना मुझे यहाँ वीडियो में नीचे। थैंक यू।